दोस्तों, अभी जिस एक कहानी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी वो थी रेमंड ग्रुप के मुखिया गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के बीच का तलाक। इस तलाक की पूरी कहानी ही ऐसी थी जिसे पूरा देश जानना चाहता था। वैसे अगर आप उस कहानी को नहीं देखे हैं तो इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी सिंघानिया के बाद आज हम आपको इस पूरे रेमंड ग्रुप की कहानी सुनाने वाले हैं कि कैसे यह कंपनी बनी और फिर किस तरह से यह धीरे धीरे लगभग हर भारतीय के वार्डरोब का हिस्सा बनी। आज की इस कहानी में आपके लिए काफी कुछ है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेमंड की कहानी शुरू होती है आज से करीब 98 साल पहले, यानी कि साल 1925 से। साल था 1925, जगह थी मुंबई से सटा हुआ शहर ठाणे। मुंबई में वाडिया नाम के एक बुजुर्ग कारोबारी ने वाडिया मिल्स नाम से एक वुलन मिल की शुरुआत की। इस मिल का काम सेना के जवानों के लिए वर्दी तैयार करना था। कुछ ही सालों के बाद एक यहूदी उद्योगपति परिवार ईडी सेशन एंड कंपनी ने इस मिल को खरीद लिया। इस नए मालिक ने इस मिल का नाम बदलकर द रेमंड वुलन मिल्स कर दिया था। इसके बाद भारत को आज़ादी मिलने से 3 साल पहले साल 1944 में देश के नामी कारोबारी सिंघानिया परिवार के जेके ग्रुप ने रेमंड मिल खरीद ली और इसे चलाने की जिम्मेदारी कैलाश पत सिंघानिया को मिली। अब बस यहीं से रेमंड ग्रुप के लिगेसी की असली कहानी शुरू होती है। वैसे तो सिंघानिया परिवार का ताल्लुक राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू से है, लेकिन इनके कारोबार की शुरुआत यूपी के कानपुर से हुआ था। इस सिंघानिया परिवार ने बिजनेस को जेके ग्रुप का नाम दिया। इस ग्रुप ने सबसे पहले जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वेबिंग कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों को टाकने का काम किया जाता था। समय के साथ ग्रुप ने दूसरे बिजनेस में कदम रखा और मार्केट में मजबूत पकड़ बना ली। आज के समय में इस ग्रुप का इन्वेस्टमेंट सीमेंट, टायर, स्टील, कॉटन, कागज, टूल्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो चुका है। खैर, आज की यह कहानी जेके ग्रुप की नहीं बल्कि सिर्फ रेमंड की है, इसलिए हम आपको सिर्फ सिंघानिया परिवार के कपड़े का बिजनेस यानी कि रेमंड की ही बात करेंगे। रेमंड के चेयरमैन कैलाश पत सिंघानिया ने रेमंड को देखते ही देखते भारत में एक प्रीमियम ब्रांड बना दिया। जब रेमंड के प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी तो इसके बाद कंपनी को ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वुलन प्रोड्यूसर देशों से ऊन मंगवाना पड़ा। इसके अलावा दूसरे देशों से मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मॉडर्न सामानों को भी आयात करना पड़ा था। इसकी मदद से ऊन की कताई, बुनाई, रंगाई और फिनिशिंग का काम नए और बेहतरीन ढंग से किया जाने लगा। इसके बाद कंपनी ने बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई और साथ ही कपड़े बेहतर और फैशन के मुताबिक हो इसके लिए एक डिजाइनिंग टीम भी बनाई। इतने सारे काम के बाद रेमंड के कपड़े नई ऊंचाइयों को छूने लगे। अब तक इस कंपनी को कैलाश पत सिंघानिया और उनके भतीजे गोपाल कृष्ण सिंघानिया देख रहे थे। इसी बीच साल 1958 में कैलाश पत सिंघानिया ने अपने 20 साल के बेटे विजय पत सिंघानिया को भी इस बिजनेस में शामिल कर लिया और इसी साल विजय पत सिंघानिया ने मुंबई के बेलार्ड स्टेट में जेके बिल्डिंग में रेमंड का पहला शोरूम खोला। इसके बाद अब दोनों बाप बेटे ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद 1 दिसंबर 1959 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रेमंड कंपनी रजिस्टर्ड हुई। साल 1970 तक देश भर के लोग रेमंड के कपड़ों के दीवाने हो गए थे। लोगों को रेमंड के शूटिंग, शर्टिंग और सूट पैंट का शौक चढ़ने लगा था, लेकिन अभी इसके कपड़े अमीरों की अलमारियों तक ही सीमित थे। इसके बाद कंपनी को समझ आया कि अगर लोगों के बीच और बाजार में बड़ा बनना है तो अपना प्रोडक्ट आम आदमी तक भी पहुंचाना होगा। इसके लिए कंपनी ने लो प्राइस के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। रेमंड को इसका फायदा भी मिला और लोगों के बीच उसकी पकड़ और मजबूत हुई।
धीरे धीरे अब साल 1980 आ चुका था और अब कैलाश पत सिंघानिया रिटायर हो चुके थे। अब इस कंपनी की कमान विजय पत सिंघानिया के हाथों में थी। विजय पत सिंघानिया के आने के बाद कंपनी ने रफ्तार पकड़ी और छोटे छोटे शहरों में भी अपने शोरूम खोले। साथ ही कंपनी ने कपड़े के अलावा दूसरे सेक्टर में भी हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन विजय पत सिंघानिया का अपना पूरा फोकस रेमंड के कपड़े के बिजनेस पर ही रहा। अब तक इंडियन मार्केट में रेडीमेड कपड़े केवल इनर वियर और शर्ट तक ही सीमित थे, वहीं पैंट और जैकेट ट्रेडिशनल तौर पर सिलवाए जाते थे। साल 1969 में रेमंड ने अपनी रेडीमेड पैंट के प्रचार के लिए पहला विज्ञापन बनवाया, जिसमें रेमंड का रेडीमेड ट्राउजर पहना एक हाथी दिखा। यह तस्वीर लोगों के जहन में छप गई और मार्केट में रेमंड के ट्राउजर तेजी से बिकने लगे। इसके बाद साल 1970 में रेमंड ने जैकेट लाइन की शुरुआत की। जैकेट बनाने के लिए ऊन और पॉलिएस्टर को मिलाकर एक नया धागा बनाया गया। लोगों ने इसे काफी पसंद किया और देखते ही देखते देश में रेमंड के जैकेट की मांग बढ़ गई। शुरुआत में विदेशों से ऊनी धागा मंगवाने की वजह से कंपनी बजट फ्रेंडली कपड़ा नहीं बना पा रहा था। इसके लिए कंपनी की देखरेख कर रहे गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने साल 1972 में ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ मंगवाई। उन्होंने मेरिनो नस्ल की भेड़ से देसी नस्ल की भेड़ डेक्कानी और चोकला से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। इस तरह कंपनी के पास 7000 भेड़ों का एक पूरा झुंड तैयार हो गया, जिससे देश में ही बेहतरीन क्वालिटी का ऊन बनने लगा। हम आपको यह भी बता दें कि गोपाल कृष्ण सिंघानिया मेरिनो भेड़ से काफी इंप्रेस्ड थे। वे खुद ऑस्ट्रेलिया जाकर मेरिनो भेड़ लेकर आए थे, जिसके बाद रेमंड कंपनी ने गोपाल कृष्ण की याद में इन भेड़ों से निकलने वाले ऊन का नाम गोपाल मेरिनो वुल रखा है। रेमंड के कपड़ों की मांग विदेशों में बढ़ रही थी। इसको देखते हुए कंपनी ने विदेशों में भी अपना बिजनेस बढ़ाया। साल 1967 में केन्या में बड़े स्तर पर कंपनी कपड़े का प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद साल 1984 में मॉरिशस में रेमंड रेडी टू वियर कपड़े बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की। वहीं साल 1990 में रेमंड ने पहली बार देश के बाहर ओमान में आउटलेट शुरू किया। रेमंड ने इस आउटलेट में रेडी टू वियर और शूटिंग शर्टिंग कपड़े बेचना शुरू किए। इसके बाद 1996 में रेमंड ने डेनिम, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और वेबिंग बिजनेस में कदम रखा। साथ ही साल 2017 में इथियोपिया हवासा में कंपनी ने प्रोडक्शन प्लांट लगाया। कंपनी ने साल 2016 में मिडिल ईस्ट के कारोबार को संभालने के लिए दुबई में एक रीजनल ऑफिस भी लॉन्च किया। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क में ऑफिस की शुरुआत की। नए दौर में लोगों की पसंद को समझते हुए कंपनी ने कपड़ों के साथ कई एक्सपेरिमेंट भी किए। ट्राइबोन, टेरुल, मरीनो वुल, स्मार्ट टेस्ट क्लॉथ, टेक्नो स्मार्ट फैब्रिक और एंटी वायरल फैब्रिक जैसे कपड़े भी बनाए। रेमंड ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बैम्बू फाइबर और यूवी रेजिडेंट कपड़े बनाए। अपने प्रोडक्शन को देखते हुए साल 2005 में कंपनी ने गुजरात के वापी में एक मिल शुरू की, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मिल है। आज के दौर में रेमंड के साथ 1 लाख से ज्यादा टेलर्स काम करते हैं। यह कंपनी 20,000 से ज्यादा तरह के कलर और डिजाइन के कपड़े बनाती है और इसके पास करीब 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। पूरे देश में आज 20,000 से भी ज्यादा जगहों पर रेमंड के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। पूरे देश के 600 से ज्यादा शहरों में आज के दौर में अकेले रेमंड के 1500 से ज्यादा शोरूम है। इसके साथ ही दुनिया भर के करीब 60 देशों में रेमंड अपने कपड़े बेचती है और यही सब मिलकर इस कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बनाती है। रेमंड कंपनी का अपना टैगलाइन है द कंप्लीट मैन। लेकिन अगर आप इसके पूर्व चेयरमैन विजय पत सिंघानिया की कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह अपने आखिरी समय में कितने इनकम्प्लीट जिंदगी को जी रहे हैं। उस पूरे कहानी को देखने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो यही थी रेमंड ग्रुप के शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।